तो बच्चों, पिछली बार हमने विलयन कोलॉइड और निलंबन के बारे में पढ़ा। आपको वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो आज हम बच्चों क्या करने जा रहे हैं, हम करेंगे मिश्रण के घटकों को अलग करना। मतलब जैसे कोई मिश्रण होता है, मिश्रण का मतलब होता है जब दो पदार्थ मिले होते हैं, दो तत्व या दो यौगिक, और या फिर तत्व और यौगिक जब आपस में मिलते हैं तो मैंने बताया था कि उसको मिश्रण बोलते हैं। तो मिश्रण के घटकों को अलग करना मतलब मिश्रण से जो दो चीजें मिली हुई हैं, दो या दो से ज्यादा चीजें, उनको हम कैसे अलग करेंगे, आज हमने ये पढ़ना है। अलग करना को पृथक करना भी कहते हैं। तो मिश्रण के घटकों को पृथक करना या अलग करना एक ही बात है। तो सबसे पहले हम बच्चे पढ़ेंगे डाई को स्याही से अलग करना। डाई क्या होती है बेटे? रंग होता है, जब उसको पानी में मिलाते हैं तो स्याही तैयार हो जाती है। तो डाई रंग को बोलते हैं, डार्क कलर को, और उसको स्याही कब बनती है? जब उसमें क्या मिलाया जाता है? पानी। तो उसको उससे अलग करना है तो पानी को हम वाष्पीकरण से अगर उड़ा दें, वाष्पीकरण द्वारा हम इसे अलग कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। मान लो हम क्या करते हैं, मान लो हम एक इस तरह से एक वाच ग्लास लेते हैं, इसको वाच ग्लास बोलते हैं बेटे। ये कांच की एक बाउल टाइप होती है, और इसमें अगर हम स्याही को ले लेते हैं जिसके अंदर डाई मिली हुई है और पानी मिला हुआ है, यानी इसके अंदर डाई है और इसमें साथ में क्या है? पानी है, जल है। हम इसके क्या करेंगे, इसको एक बीकर के ऊपर रख देंगे, और बीकर में हमने गर्म पानी लिया हुआ है। तो हम इसे गर्म पानी के ऊपर गर्म करेंगे ताकि ये जल ना जाए, और हम यहाँ पर नीचे स्टैंड लगा लेंगे इस तरीके से। तो मैं आपको शॉर्ट में समझाने के लिए इस तरह से बना रही हूँ। और यहाँ पे हमने इस तरह से हमने एक लैंप लगा दिया। तो जब इसे पानी को गर्म करेंगे, पानी से कहाँ पे गर्मी जाएगी? स्याही में जाएगी, और स्याही में जब गर्मी जाएगी तो पानी जो है वो आपको पता ही है वाष्प बन के उड़ जाएगा। आपने घर में भी देखा होगा, अगर हम गैस पे कोई चीज रख देते हैं बर्तन में डाल के तो पानी उसमें से उड़ना शुरू हो जाता है। तो इससे इसमें से जल जो है वो वाष्प बनकर उड़ेगा, और नीचे जो तली में क्या बच जाएगी? स्याही बच जाएगी। तो इस तरह से कुछ टाइम के बाद जब आप देखेंगे तो वाच ग्लास के अंदर सिर्फ जो तली में क्या रह जाएगी? स्याही रह जाएगी, और पानी सारा उड़ जाएगा। तो इस तरह से इस विधि को बोलते हैं वाष्पीकरण विधि। तो वाष्पीकरण विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? डाई में से मतलब स्याही में से डाई को अलग कर सकते हैं। तो आप ये चित्र भी जरूर बना लेना साथ में। तो ये पहला हमने कर लिया, डाई को स्याही से अलग करना वाष्पीकरण विधि द्वारा। अब बच्चों दूसरा है दूध से क्रीम को पृथक करना। पृथक का मतलब अलग करना। तो बच्चों गांव में तो आपने देखा ही होगा कि जो लोग हैं, जानवर गाय भैंस वगैरह पालते हैं तो काफी दूध होता है उनके यहाँ पे। तो वो क्या करते हैं, जैसे कोई दूध को दही बनाकर या इस तरह से जब उसे बिलोते हैं मशीन में तो उसमें से क्रीम निकल आती है, मक्खन निकल आता है। तो इस तरह से दूध से क्रीम को पृथक करना, इसमें क्या होता है? अपकेंद्रण विधि बोलते हैं इसको। साइंस की भाषा में अपकेंद्रण विधि है, वैसे हम बिलोना कह सकते हैं किस्म से इसको। जैसे हम क्या करते हैं कि मिक्सी में कोई चीज घुमाते हैं, जैसे अगर हम दूध को मिक्सी में घुमाएं तो उसमें से भी मक्खन निकल आएगा। इसी तरह से दूध से क्रीम को अलग करने के लिए अपकेंद्रण विधि का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम चीज को गोल गोल घुमाते हैं, तो अपकेंद्रण विधि बोलते हैं उसको। इसी तरह से इस अपकेंद्रण विधि से हम और क्या क्या कर सकते हैं? भीगे हुए कपड़ों से जल निकालना। जैसे वॉशिंग मशीन होती है घरों में, उसमें कपड़े सुखाने की भी लगी होती है साथ में मशीन। तो उसमें क्या होता है, जो कपड़े हैं वो गोल गोल घूमते हैं, और जब गीले कपड़े गोल गोल घूमते हैं तो उनसे पानी निकल जाता है, तो वो भी अपकेंद्रण विधि ही होगी। इस तरह से जांच प्रयोगशाला में रक्त व मूत्र की जांच, जो हमारे जो रक्त की जांच होती है, खून की जांच, जब कोई बीमारी हो जाती है, इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें जांच करते हैं डॉक्टर या, तो उसमें भी क्या होता है कि रक्त को एक इस तरह से परख नली में लेके और उसको गोल गोल घुमाया जाता है। तो इसमें अपकेंद्रण विधि में होता क्या है बच्चों? जो भारी कण होते हैं वो तो ऊपर आ जाते हैं, और जो हल्के कण हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। भारी कण कहाँ जाते हैं? ऊपर एक सतह बना लेते हैं, और हल्के कण नीचे पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जैसे दो तरह के पदार्थ होंगे ना मिश्रण में, तो भारी वाले ऊपर आ जाएंगे और हल्के वाले नीचे बैठ जाएंगे। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि अपकेंद्रण विधि में हल्के कण ऊपर व भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। मान लो 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन आ जाए कि अपकेंद्रण विधि में होता क्या है, तो आपको बताना है कि इसमें हल्के कण ऊपर आ जाते हैं और भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। तो इसमें आपके उदाहरण भी हो जाएंगे अपकेंद्रण विधि के, और साथ में इसमें कारण भी हो जाएगा। तो ये कर लेना आप। उसके बाद तीसरा जो मेथड है बच्चे, वो है दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करना। पृथक का मतलब मैंने बता ही दिया, अलग करना। दो अघुलनशील, बेटे अघुलनशील का मतलब होता है जो आपस में नहीं घुलते। आप अगर सोच के देखो कि कोई दो द्रव सोचो, दो ऐसे पदार्थ सोचो जो आपस में नहीं घुलते और जो द्रव हो, तो इसमें मैं आपको उदाहरण दे सकती हूँ तेल और पानी का। क्या पानी में बच्चों तेल घुल जाएगा? नहीं।
आपको पता है, आप सब यही उत्तर दोगे कि नहीं, तेल पानी में नहीं घुलता जी। तो इसको कैसे अलग करेंगे? इसको अलग करने के लिए बच्चे हम पृथक्करण कीप का इस्तेमाल करते हैं। पृथक्करण का मतलब अलग करने वाली कीप। एक स्पेशल डिजाइन की कीप बनी होती है। तो इस तरह से ये कीप होती है बेटे। इस तरह का आकार की एक कीप होती है बेटे। और यहाँ नीचे इस तरह से इसके एक आउटलेट होती है, मतलब, और यहाँ एक नोब लगी होती है जिसको हम खोल सकते हैं टूटी की तरह से। हम इसके अंदर डाल देते हैं जो भी दो अघुलनशील द्रव होते हैं, मतलब जो दो ना घुलने वाले, जैसे तेल और पानी है, मान लो हमने ऊपर से डाल दिया। तो जब इसके अंदर हम डालेंगे, आपको पता है कि तेल और पानी दो अलग अलग लेयर बनाएंगे। आपने सबने देखा होगा, घर में सब्जी भी बनाते हैं तो तेल कहाँ होता है? ऊपर की तरफ तैरता है ना। तो इस तरह से जैसे दूध है, दूध में मलाई भी कहाँ आती है? ऊपर की तरफ आती है ना। तो हमेशा वसा युक्त पदार्थ हल्के होते हैं, वो ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे ऊपर किसकी लेयर बन जाएगी? किसकी तह बन जाएगी? तेल की। और नीचे किसकी तह बनेगी? नीचे कौन आएगा बेटे? पानी, जल आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों अलग अलग लेयर बना लेंगे, तेल अलग और जल अलग। तो इनको पृथक्करण की को फिर क्या करेंगे? जब दोनों अलग अलग लेयर बनाएंगे तो इसको ज्यादा बाद में हिलाएंगे नहीं, और नीचे से नोब खोल देंगे और आराम से थोड़ा थोड़ा करके खोलेंगे, और नीचे हम एक बीकर रख लेंगे। तो जैसे जैसे पहले कौन नीचे गिरेगा? पानी। जब पानी नीचे आ जाएगा सारा, तो हम फटाफट नोब को क्या कर देंगे? बंद। तो इस तरह से ऊपर क्या रह जाएगा? तेल, और नीचे बर्तन में क्या आ जाएगा? पानी। तो इस तरह से हम दोनों को अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको बोलते हैं पृथक्करण कीप द्वारा हम दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है? इसमें क्या साइंटिफिक जो इसमें रीजन है कि ऐसा होता है कि दो अलग अलग लेयर बनती है बच्चों? इसका रीजन ये होता है कि जो घनत्व का अंतर होता है दोनों द्रवों में, जैसे तेल और पानी की घनत्व का अंतर है, जिसका घनत्व ज्यादा होता है बेटे वो नीचे आ जाएगा, और जिसका घनत्व जो कम होता है वो ऊपर रहेगा। तो इस तरह से हल्के वाला ऊपर रहेगा, घनत्व कम वाला, और घनत्व ज्यादा वाला नीचे रहेगा। तो इस तरह से अलग अलग हो जाएंगे और उनको हम निकाल लेंगे बाहर। तो इस तरह से दो अघुलनशील द्रवों को हम अलग कर सकते हैं। उदाहरण और भी हैं इसके, जैसे तेल को जल से अलग करना, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। धातु शोधन में लोहे को अलग करना। बेटे धातु शोधन का मतलब होता है जब फैक्ट्री में हम धातुओं को निष्कर्षण करते हैं, जैसे लोहे को, फैक्ट्री में लोहे को निकालना है, तो हम लोहे को उसकी जो अशुद्धियों से ऐसे अलग करेंगे, तो वो भी हम इसी विधि से करते हैं, क्योंकि अशुद्धियों का घनत्व अलग होता है और लोहे का घनत्व अलग होता है। तो उनको इस विधि से लेयर अलग अलग तह बना के उनको अलग किया जा सकता है। तो इस तरह से ये तीसरा था। तो बच्चों अब हम चौथे पे आगे, नमक व अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग करना। नमक को अमोनियम क्लोराइड से, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड की जगह पे कपूर भी ले सकते थे या नेफ्थलीन भी, यानी ये प्रश्न हो सकता था नमक को कपूर से अलग करना या नमक को नेफ्थलीन से अलग करना, इस तरह से भी आ सकता है। तो मैंने या लगा दिया है बीच में, मतलब तो हम तीन यौगिक ले सकते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड या कपूर या नेफ्थलीन, जिनको हमने किसके साथ लेना है? नमक के। और हमसे पूछा जा सकता है इनको आप कैसे अलग करोगे? तो इनको अलग करने की जो विधि है उसका नाम है उधर्वपातन विधि। ये बच्चों आपने पहले पाठ में भी करी थी उधर्वपातन विधि, और इसकी परिभाषा भी आपने की थी कि इस विधि में जो ठोस होता है वो सीधा गैस में बदल जाता है, मतलब बीच में द्रव नहीं बनता। जैसे आप बर्फ लेते हो तो बर्फ पहले पानी बनेगी, लेकिन इसमें क्या होता है? उधर्वपातन विधि में ठोस सीधा ही गैस बन जाता है और बीच में द्रव नहीं आता। तो इस तरह से इस विधि को बोलते हैं उधर्वपातन विधि। तो जो पदार्थ उधर्वपातन कर सकते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, कपूर है, नेफ्थलीन है, ये सभी तीनों के तीनों जो है उधर्वपातन करते हैं, इसलिए इस विधि को इनमें अपनाया जा सकता है। इनमें क्या होगा? इन तीनों में से जो भी लेंगे उसका तो उधर्वपातन हो जाएगा, लेकिन नमक जो है इसका उधर्वपातन नहीं होगा। इस तरह से इसको औरों से अलग किया जा सकता है। तो इस विधि में होता क्या है, कैसे ये की जाती है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। इस विधि में हम क्या क्या करते हैं? चाइना डिश लेते हैं। चाइना डिश बेटे कांच की कटोरी टाइप होती है, सफेद रंग की। आप जब स्कूल जाएंगे तो आपको दिखाया जाएगा। तो इसमें हम मिश्रण ले लेते हैं दो चीजों का, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया अमोनियम क्लोराइड, और साथ में मैंने आपको बताया क्या लेना है, साथ में हमने नमक लेना है। तो इस तरह से नमक, इन दोनों का हमने मिश्रण ले लेना है। और बच्चों क्या करना है? इसको एक कीप से ढक देना है। कीप होती है बेटे इस तरह से, आपने देखी होगी, घरों में भी देखी होगी कीप, जैसे कोई तेल वगैरह डालने के लिए कई बार हम यूज करते हैं। इस तरह से कीप होती है बेटे, इस तरह से कि आकार में कीप होती है बेटे। उस तरह से कीप को हम चाइना डिश के ऊपर ढक देंगे, और यहाँ पे जो इसका मुंह है कीप का, इसको बंद करने के लिए यहाँ पे एक रुई का जैसे होता है ना प्लग लगा देंगे। इस तरह से इसको हम बंद कर देंगे। और नीचे बेटे हम एक स्टैंड लगाएंगे, जाली लगाएंगे। ये जाली लगा दी हमने, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? स्टैंड लगा दिया, ताकि हम इसको इसके ऊपर रख सकें। अब बच्चों हम जब इसको लैंप लगाएंगे, नीचे स्पिरिट लैंप होता है बच्चों लैब में, और उसमें से जब फ्लेम निकलेगी इस तरह से,
और इसको हीट मिलेगी, सेक मिलेगा इसको, तो क्या होगा, जो अमोनियम क्लोराइड है, आपको पता है अभी मैंने बताया कि ये ठोस था, ठोस है ना यहाँ पे, और ठोस से सीधा क्या किस में बदल जाएगा बेटे, सीधा गैस में। तो लेकिन नमक तो नहीं बनेगा ऐसा, अमोनियम क्लोराइड का तो हो जाएगा उदरपातन, लेकिन किसका नहीं होगा, नमक का तो नहीं होगा। तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो वाष्प बनेगा, ऊपर जाएगा, गैस बन के ऊपर जाएगा, लेकिन जब ऊपर देखेगा तो रास्ता ही नहीं है बाहर जाने को, क्योंकि ये तो बंद कर रखा है हमने। तो क्या होगा, जब ये गैस के कण इस की दीवारों से, कीप की दीवारों से टकराएंगे तो ये यहीं पे आके संघनित हो जाएंगे, मतलब यहीं पे आके दोबारा से ठोस में बदल जाएंगे। ठोस से गैस बने और गैस फिर किस में बदल गया, ठोस में। तो इस तरीके से सारी दीवारों पे पाउडर की तरह से अमोनियम क्लोराइड जम जाएगा और नीचे क्या बचेगा, नमक। तो दो में से एक चीज ऊपर चली गई जो उदरपातन करती थी, अमोनियम क्लोराइड, और नीचे क्या बच गया, नमक। इस तरह से हम इन दोनों को अलग कर लेंगे, तो इसको बोलते हैं उदरपातन विधि। तो ये हमारी चौथी विधि थी, आपको समझ आ गई होगी बच्चों। तो बच्चों अब हम पांचवी विधि पे आ जाते हैं, और उस विधि का नाम है क्रोमैटोग्राफी विधि। क्रोमैटोग्राफी विधि में क्या होता है बच्चों, जैसे काली स्याही में विद्यमान डाइयों को अलग करना। जैसे आपने काली स्याही देखी होगी, तो काली स्याही में बेटे कई बार बहुत सारे रंग मिले होते हैं, बहुत सारे रंग विद्यमान डाइयां मैंने बहुत सारे रंग हो गए, उनको कैसे अलग अलग करेंगे। जैसे उसमें नीला रंग भी हो सकता है, लाल रंग भी हो सकता है, कोई भी दूसरा रंग अगर उसके अंदर मिला हुआ है, और जैसे कई रंगों को मिलाओ तो काला रंग बन जाता है। तो ऐसे ही काली स्याही में कई रंग हो सकते हैं, जिनको हम कैसे अलग करेंगे, क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा। इसमें क्या होता है बेटे, मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है। इसमें हम एक फिल्टर पेपर की शीट लेते हैं, इस तरह से छन्ना पत्र बोलते हैं हिंदी में, और उस शीट के ऊपर यहाँ पे पेंसिल से एक लाइन लगा लेते हैं, और यहाँ पे हम एक उसकी जो भी डाई जिसके हमने रंगों को अलग करना है, उसको यहाँ पे एक बूंद ले लेते हैं, डाई की, कलर की, मतलब यहाँ पे एक बूंद ले लेते हैं, और यहाँ पे इसको सुखा के गाढ़ा करते रहते हैं, और बार बार इसी के ऊपर दोबारा डाई लगाते रहते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत गाढ़ी सी एक बूंद तैयार हो जाती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, और बीकर के अंदर पानी है, लेकिन इतना ही पानी लेना है कि ये बूंद नहीं, जो हमने ये डॉट लगाई थी डाई की, ये इस पानी में डूबनी नहीं चाहिए, इससे थोड़ी सी ऊपर रहनी चाहिए। और अब हमने इसको इसमें डुबो दिया और इसको टांग दिया, या किसी चीज से, कोई हुक से हम इसको टांग देंगे। तो मेन तो ये बात है कि यहाँ पे क्या जो है प्रक्रिया चल रही है। तो हमने बीकर में पानी लिया, फिल्टर पेपर पे हमने पेंसिल से लाइन लगा के उसके ऊपर एक डाई की बूंद लगा ली गाढ़ी सी, और हमने इसको इसमें इस तरह से डुबोया कि ये जो डाई है वो पानी में डूब नहीं रही। थोड़ी देर में क्या होगा, पानी इसके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा, कागज के ऊपर। जैसे आपने देखा होगा कपड़ा वगैरह होता है, अगर पानी में कहीं पे डूबा उसका सिरा रह जाता है या कागज का, तो वो अपने आप पूरा ही गिल्ला हो जाता है। उसी तरह से इसमें भी क्या होगा, कागज, इस फिल्टर पेपर जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, सोखेगा पानी को, इसलिए पानी इसके ऊपर चढ़ेगा। और पानी के साथ क्या ऊपर चढ़ेगा, डाई में जो अलग अलग मतलब जो काली स्याही में अलग अलग जो रंग है वो ऊपर चढ़ेंगे। बेटे इनमें क्या होता है कि घुलनशीलता का फर्क होता है। कोई रंग जो है वो जैसे अलग अलग डाई है, कोई ज्यादा घुलती है पानी में, कोई कम घुलती है। जो ज्यादा घुलती है वो ज्यादा ऊपर जाएगी स्पीड से, और जो कम घुलती है वो कम स्पीड से ऊपर जाएगी। तो मान लो एक रंग किया, यहाँ पे धब्बा बन गया, एक रंग का यहाँ पे धब्बा बन गया, और एक रंग का यहाँ पे धब्बा बन गया। मान लो एक रंग का यहाँ पे नीले रंग का धब्बा बन गया, एक लाल रंग का धब्बा बन गया, एक जामुनी रंग का धब्बा बन गया। तो इस तरह से जो काली स्याही के जो तीन रंग थे वो तीनों अलग अलग हो गए, और सबकी जो हाइट है वो अलग अलग है। कोई किसी ऊंचाई पे जाके अलग हुआ है, कोई दूसरी ऊंचाई पे, कोई तीसरी पे। क्यों? सबकी घुलनशीलता जो थी जल के अंदर अलग अलग थी, उसी के हिसाब से उनके ऊपर ऊपर वो गए हैं। तो इसको बोलते हैं क्रोमैटोग्राफी, जिसमें हम रंगों को अलग करते हैं। क्रोमैटोग्राफी जो शब्द है क्रोमा से बना है, क्रोमा मैंने रंग होता है, तो उसी से क्रोमैटोग्राफी शब्द आया है। तो पढ़ लेते हैं एक बार इसको। काली स्याही में विद्यमान डाइयों को कैसे अलग करते हैं, क्रोमैटोग्राफी विधि से। जो रंग जल में ज्यादा घुलता है वो उतनी ही तेजी से ऊपर चढ़ता है, बताया ना, जो ज्यादा घुलेगा वो ऊपर जल्दी जाएगा। और इसी तरह से रंगों का ऊपर जो ऊपर जा रहे हैं उस पर किस पे डिपेंड कर रहा है, घुलनशीलता पे डिपेंड करता है, भी कौन ज्यादा घुलनशील है और कौन कम। जैसे यहाँ पे अगर मैंने इनको नीले को सबसे ऊपर दिखाया, इसका मतलब नीला इसमें ज्यादा घुलनशील है, और जामुनी को अगर मैं नीचे दिखा रही हूँ इसका मतलब वो कम घुलनशील है। इस हिसाब से ये अलग अलग ऊंचाइयों पे गए हैं। तो इसके और उदाहरण क्या हो सकते हैं, मतलब क्रोमैटोग्राफी का और यूज क्या हो सकता है। तो क्रोमैटोग्राफी से उदाहरण क्या है, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट निकालना। जैसे बेटे प्रकृति के हमें फूलों से, सब्जियों से, फलों से कई रंग मिलते हैं। जैसे चुकंदर से हमें मिल जाता है रंग, इस तरह से जामुन से हमें जामुनी रंग मिल सकता है, गुलाब से हमें रंग मिल सकता है। तो अलग अलग हमें प्राकृतिक रंग प्राप्त हो सकते हैं, वो भी हम क्रोमैटोग्राफी विधि से अलग अलग कर सकते हैं।
रक्त से नशीले पदार्थों को निकालना। रक्त से नशीले पदार्थों को निकालने में भी इस विधि को अपनाया जाता है, जिसमें जो नशीले पदार्थ हैं वो अलग अलग ऊंचाई पे जाके अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से हम क्रोमेटोग्राफी विधि से ये कार्य भी करते हैं। तो पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरह से आ सकते हैं कि रक्त से नशीले पदार्थों को कैसे अलग करोगे, तो आपका उत्तर होगा क्रोमेटोग्राफी। जैसे प्राकृतिक रंग से पिगमेंट को कैसे अलग करोगे, तो उत्तर होगा क्रोमेटोग्राफी। तो इस तरह से एक एक नंबर में प्रश्न आते हैं और आपको उदाहरण दिए जाते हैं और आपसे विधि का नाम पूछा जाता है। तो अगर आपको ये याद है तो आप बता सकते हो कि कौन सी विधि से इनको अलग किया जा सकता है। तो आप बच्चों इसको अच्छे तरीके से कर लेना। तो बच्चों आज हम 5 ही विधि करेंगे क्रोमेटोग्राफी तक। बाकी की 2-3 विधियां बची हैं वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो आपको आशा है समझ आ गई होगी। आप इसे सब स्टील करके आप अपनी नोटबुक में लिख लेना और याद कर लेना, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें और अच्छे नंबर ला सकें, अच्छा पढ़ सकें वो। और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे जो वीडियोस नई आएंगी उनके बारे में आपको खुद ही पता लग जाएगा। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो फिर से उस बटन को मत दबाना। सब्सक्राइब का बटन अगर लाल रंग का नजर आ रहा है तभी उसको दबाना है। अगर वो काले रंग का हो जाता है, सब्सक्राइब्ड लिखा हुआ आता है, तब उसको दोबारा से नहीं दबाना, नहीं तो वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखना। धन्यवाद।